गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। संडे कैसा रहा? आपका कैसा रहा? हमें व्हाट्सएप कीजिए। और आपका कैसा रहा? मेरा संडे अच्छा रहा, काफी रेस्ट किया, कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई और उसके बाद रात तक मुझे इंतजार था क्योंकि इश्क मुर्शिद की 21st एपिसोड आज आनी थी, कल आनी थी और क्या एपिसोड? तो मैं बड़ा इंतजार कर रही थी। बड़ा अच्छा रहा, एक ट्विस्ट सामने आया। और अच्छा, मुझे ऐसा वैसा ट्विस्ट अच्छी चीज मुझे ये लगती है शुएब के एक ट्विस्ट तो आया, लेकिन साथ साथ आपको वो स्ट्रेस नहीं होता जो आप अक्सर ड्रामे देख के आपको स्ट्रेस हो रहा था, वो पता चल जाएगा क्या। इतना लाइट से उस ड्रामे को रखा हुआ है कि यू फील रिलैक्स। एग्जैक्टली। और कल के एपिसोड में क्या नया था? नया जो उसके अंदर कुछ लाइंस ऐड की गई हैं। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। सिंधी में वो इतना खूबसूरत अच्छा, बड़े खूबसूरती से उसको डायरेक्ट किया गया और फिर आवाज और उसके बाद एक्टिंग जबरदस्त। अच्छा, वैसे वो जो आपने सिंधी की बात की है तो जरा सुना देना। सपना अच्छा, पूरा तो नहीं याद लेकिन कुछ याद है। कुछ चले एक लाइन। सपना तो है जा सपना निंदा जीना डिसा, ये सिंधी गाना है और ये सैफ समेजो ने गाया और क्या खूबसूरत गाया, आपको सुनवाते हैं। सपना निंद्र अचेत डिसा, आओ जुगन खा जाग्यो आया, आओ जुगन खा जाग्यो चढ़े तो नया सा जागा, चंद्र चढ़े तो नया सा। इमदाद हुसैनी का ये सिंधी गाना से गाया है सैफ समेजो ने और बहुत प्यारी आवाज। और ये कल के एपिसोड में सभी इट वाज ट्वाइस राइट? हाँ, एक बार स्टार्ट में था और एक बार मिड में जो आया, ये कुछ इसके लिरिक्स थे जो कि बड़े ही खूबसूरत थे, विजुअल्स बड़े प्यारे थे, आवाज। और मैं कहूंगी कि कल की एपिसोड वाकई एक जबरदस्त एपिसोड, हर एपिसोड की तरह। मुझे लगता है हर एपिसोड से ज्यादा क्योंकि ये वो ट्विस्ट है जिसका खासा इंतजार किया जा रहा था। एग्जैक्टली। तो अच्छा, जब YouTube पे अपलोड किया सबीन कल, अभी चंद घंटों में हम देखें तो 70 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। एग्जैक्टली। और मतलब ये कल की बात है और आज अगर देखेंगे तो उसके जाहिर है व्यूज इससे ज्यादा बढ़ भी चुके होंगे। एग्जैक्टली। तो ये है जी हमारे ड्रामे, खूबसूरत हम के ड्रामे। क्या बात है, इसका जादू सर चढ़कर बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं मौसम की। और क्या आप आज बताएंगी मौसम का हाल? चलें, आप कहते हैं तो बता देती हूँ। आज का मौसम कैसा रहेगा? सबसे पहले इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 8, ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 12, ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 16, ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कोयटा की बात करेंगे, नहीं पेशावर की बात करेंगे, कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कोयटा में कम से कम 4, ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जी आज का मौसम। अच्छा, कराची में तो गर्मी आ चुकी है, गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ चुकी है। आप गर्मी की बात करें, मुझे वहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि लोग वहाँ तरबूज भी खा रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में मैंने देखा है कि वो जो खरबूजा होता है वो आ चुका है। मीठा था? वो बहुत मीठा था, बहुत लजीज, जबरदस्त था। आपने सूंघ के लिया था? मैंने सूंघ के लिया था। और अच्छा, वैसे ये मैं बड़ी माहिर हूँ इस चीज में, मैं खरबूजे को सूंघ के बता सकती हूँ कि वो कितना मीठा होगा। ये मेरे अंदर एक टैलेंट है। तो हम यूं करते हैं, अभी मेरे घर वाले जब खरबूजा या तरबूज लेने के लिए जाते हैं वो मुझे साथ लेके जाते हैं और मैं सूंघ के बता देती हूँ मीठा है कि नहीं।
ठीक है जी, सबीन की ये हिस्स बहुत तेज है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और बात मौसमी की करते हैं। बलोचिस्तान में भी खूब बादल बरसे सबीन जी बिल्कुल, और चमन हो, योब हो, कोयटा हो, पशीन हो, यहाँ पर सर्द हवाओं के साथ बारिश हुई और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। केपी की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र करें या मैदानी इलाकों का हवाला दें तो यहाँ पर भी आज बादल बरसेंगे। अच्छा, कल मरी में बर्फबारी हुई और 2 रोज पहले जो मरी में बर्फबारी हुई है उससे मुतालिक कहा जाता है कि वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे स्नोफॉल हुई है। और आज भी कहा जा रहा है कि स्नोफॉल होगी। एंड इफ यू रिमेंबर तो हमें यही बताया गया था कि सीजन का लास्ट स्पेल होगा गालिबन, बारिशों का भी और बर्फबारी का भी। फिर ठंड गई, आई भी बड़ी मुश्किल से थी लेकिन चली भी गई। आज इस्लामाबाद में ठंड है। आज मुझे फाइनल, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि सबीन ने माना कि इस्लामाबाद में ठंड है। सीरियसली आज मैं जब जिसको कह रही हूँ ठंड है तो मैंने कहा आज वाकई ठंड है, क्योंकि आपको ठंड लग रही है। लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि पता नहीं मेरी तबीयत ना जाए खराब हो, लेकिन ठंड है कि नहीं। मेरा ख्याल आपकी तबीयत खराब है, हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज ठंड है काफी। अच्छा, मुझे लगता है कि आज बहुत ठंड नहीं है, इट्स नॉर्मल, अच्छा मौसम है। चलें जी, ये हम बड़ा ऑपोजिट चल रहे होते हैं। जिस दिन मैं कहता हूं ठंड है, सबीन कहती है नहीं है। मौसम के मामले हम बड़ा ऑपोजिट चल रहे होते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें हम शेयर करते हैं। पेरू की बात, जहां पुलिस ने रहमदिली की खूबसूरत मिसाल कायम की है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जहां पर एक एहलकार को सड़क पर पड़े जानवर स्लोथ को उठाकर करीब झाड़ियों और दरख्तों की जानिब ले जाते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया सारिफीन काफ़ी सराह रहे हैं और इस मासूम जानवर की जान बचाने पर उनकी तारीफें कर रहे हैं। अच्छा, तो स्लोथ्स की हम बात करें, वन ऑफ द स्लोएस्ट एनिमल्स। बहुत सुस्त होते हैं, इतने सुस्त होते हैं कि चलने एक कदम लेने में भी वो सोच रहे होते हैं कि अच्छा एक कदम लें या ना लें। अच्छा सर, ये भी होता है कि खाना हजम करने में भी इन्हें कई दिन लग जाते हैं और बाज़ औक़ात कई हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि बहुत स्लो है। वन ऑफ द स्लोएस्ट एनिमल। गालिबन अगर हम स्लोएस्ट एनिमल की फहरिस्त में देखें तो शायद 4था-5वां नंबर होगा इनका। तो आज के बाद अगर आपको लगे कि कोई सुस्त है, कोई काम नहीं कर रहा, उसको क्या आप स्लोथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको एक ऐसा विजुअल हम दिखाएंगे कि आप देखकर ये सोचेंगे शायद या तो उबलता हुआ या खौलता हुआ लावा है, या कहीं आग लगी है, या पानी में आग लगी है। पानी में आग, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं जुमला बोल रही हूँ कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग विजुअल दिखाएं जी, और आप फैसला करेंगे ये एक्चुअली है क्या। ये है विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये एक्चुअली पानी ही है, इसमें कोई आग नहीं लगी हुई, लेकिन इसकी लाइट की रिफ्लेक्शन इस तरह से इस पानी के ऊपर पड़ी है कि इसका रंग चेंज हो रहा है, और ये जब गिर रहा है आबशार से तो लग ऐसा रहा है जैसे इस पानी में आग लगी हो, या फिर ये कोई लावा उबल के गिर रहा है। एंड आई गेस ये फिर पूरा साल ऐसा नहीं होता, बिकॉज़ ये स्पेशल एक एंगल होता होगा लाइट का जिसकी वजह से ऐसा फील होता है। व्हिच मींस फरवरी इज द मंथ जिसमें ऐसा नजर आता है। ये अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया है और यहाँ पर जो ये पार्क है इसके ये मनाजिर हैं, और नेशनल पार्क है ये, हॉर्सटेल आबशार इसको कहा जाता है, और फरवरी के महीने में कभी कभी सूरज की रोशनी में इस तरह का खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। अच्छा, ये हर वक्त नहीं होता है, फरवरी में कभी कभार जो है वो इस तरह का कि जो रिफ्लेक्शन सूरज की जब इस तरह से पड़ना शुरू हो जाती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन लोग देखें कैसे इसको कैप्चर कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को, लेकिन वाकई नज़र को धोखा देने वाले विजुअल्स हैं। तो ये देखने के लिए आपको योसेमिटी नेशनल पार्क जाना पड़ेगा, उसके अलावा जरा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। चले जाएंगे, इसमें क्या है। ओके फाइन, स्केट बोर्डिंग की बात कर लूं। बिल्कुल। वर्ल्ड स्केट बोर्डिंग टूर से कबल दुबई के पाम टावर पर मुनफरद मुकाबले सजे हैं, और मुकाबले आपको दिखाते भी हैं जहां पर स्केटर्स ने 245 मीटर बुलंद इमारत पर अपनी महारत के जौहर दिखाए हैं। अच्छा, उन्होंने तो जौहर दिखाए सो दिखाए, मैं कहूँगा ये असल में जौहर कैमरामैन ने दिखाए हैं इसको कैप्चर करके, कि इट्स वेरी ब्यूटीफुली कैप्चर्ड। वाओ, ड्रोन शॉट बहुत प्यारा है। आपको करना आता है क्या ये? नहीं। ओके, ट्राई भी नहीं किया कभी? नहीं, शौक भी नहीं रखती है। अच्छा, ठीक है जी। मैं खतरों की खिलाड़ी नहीं हूँ, अब मुझे एडवेंचर पसंद नहीं है। अब एडवेंचर पसंद नहीं है। ये कहती हूँ मैं जिंदगी के उस स्टेज पे जहाँ मुझे सिर्फ कंफर्ट चाहिए होता है। मैं आपसे ऐसे नहीं कहता, बुजुर्ग हैं। चलें बढ़ते हैं आगे। हम सब कुछ करके देख लिया। नाउ इट्स लाइक ठीक है, कंफर्ट। हाउ कैन वी से दैट कि सब कुछ करके देख लिया? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जो करना चाहते थे कर लिया, ये वाली बात ना एडवेंचर के पर्सपेक्टिव से। असल एडवेंचर कुछ नया करेंगे। असल एडवेंचर शादी होता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। बाकी है, बढ़ते हैं आगे जी। अच्छा जी, एक ऐसी गाड़ी है जिसके बारे से कहा जाता है कि आप स्टार्ट करें या पार्क अपनी आंख के इशारे से कर सकते हैं उसको। हैं कैसे? ये एआई टेक्नोलॉजी से हो रहा है। यानी आप स्मार्टफोन पे आंख के इशारे से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। ओए ये कैसे कैसे मंजर देखने को मिल रहे हैं वैसे, वाकई में कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही है। एआई का राज है। बात हो रही है, एआई की जहां बात कर रहे हैं, वाकई ये नया इनकलाब लेकर आ रही है, और आने वाले कई सालों में हम पता नहीं क्या से क्या देखेंगे। ये टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल ऐसे ही है।
चलें जी, ये तो हमने आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाई जो कि बड़ी दिलचस्प भी थी और उस पर बात करना बहुत अहम था। अब जरा बढ़ते आगे, पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के सियासी माहौल की बात करते हैं। आम इंतखाबात के बाद अगर हम सियासी मंजरनामे की बात करें तो खासा वाज़ेह होने लगा है। पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें तो पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली में आज वज़राए आला का इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब की बात करें, खातून, पहली खातून वजीर आला शायद बन जाएंगी, चूंकि ज़रा अभी तक वोट्स तो उनके ज़्यादा फिलहाल जो सामने सिचुएशन है मरीम नवाज साहिबा, उनका मुकाबला होना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद साहब से। भी कुछ से पहले वो मीडिया टॉक भी कर रहे थे। अगर सिंध असम्बली की बात करें तो वहाँ से सैयद मुराद अली शाह साबिक वजीर आला सिंध रहे हैं और MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार अली खुर्शीदी के दरमियान ये जोर का जोड़ पड़ेगा जनाब। और नंबर्स गेम की बात करें तो उनके मुताबिक इन इलेक्शंस में मरियम नवाज और सैयद मुराद अली शाह की जीत खासी पक्की नजर आ रही है, लेकिन टफ टाइम मिल सकता है चूंकि जिस वक्त 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया था, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ था, तो खासी वहां पर क्या कहूँ गुत्थम गुत्था बहुत शोर शराबा हुआ था, जो कि अक्सर वैसे नजर भी आ रहा होता है। लेकिन और जब पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से बात करें तो बाहर भी नजर आता है, अक्सर हम भी विजुअल शेयर कर रहे होते हैं। तो आज देखते हैं कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, और इस पर बात कर लेते हैं। तजज़ियाकार सहाफ़ी अंबर शम्सी साथ मौजूद हैं। अंबर भी आपने ज्वाइन किया। अंबर, सबसे पहले पंजाबी की बात करेंगे। ये ज़ाहिर खासा वाज़ेह है कि मरियम नवाज साहिबा के पास अक्सरियत है और वो मुंतखब हो जाएंगी पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला। हाउ डू यू सी दिस? कितना बड़ा चैलेंज मरियम नवाज साहिबा के लिए होगा ये? जी, मरियम नवाज साहिबा, ज़ाहिर है हम बार बार यही बात करते हैं, एक ज़ाहिर है अगर वो उनका इंतखाब हो गया, जो जैसे आपने भी कहा नंबर्स ऐसी लग रहा है कि लाइकली है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात ज़ाहिर है वो एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। लेकिन ये हम कहेंगे कि ऑन द सर्फेस ऑफ इट बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि उनके लिए रास्ता आसान होगा, और ये भी नहीं मतलब कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ उनके मुशीर रहेंगे, उनको पीछे से उनकी मदद भी कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत आसान होगा। क्योंकि इस वक्त पंजाब में हमने जो गुज़िश्ता 2 साल में केओस भी देखा, 2 वज़ीर आला बार बार इधर उधर हुए, निगरान वज़ीर आला रहे, उसकी वजह से पंजाब को इस वक्त जो ज़रूरत है वो एक ऐसे वज़ीर आला की होगी जो ना सिर्फ ज़ाहिर काम करे, जो मरियम नवाज साहिबा ने अपने इसका इजहार भी किया जब वो बातचीत कर रही थी अपनी MPs के साथ, अपनी पार्टी के साथ, लेकिन उसके साथ साथ आप उनको ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा उनका चैलेंज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि वो अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन भी करे। क्योंकि गुज़िश्ता कुछ सालों में अगर वज़ीर आला और गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने कुछ पॉलिटिकल कैपिटल भी खो दिया है। नौजवान तबका जो है वो नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर कि, और ख़ास तौर पर इनका जो सेंट्रल पंजाब में लॉसेस आपने देखे हैं इंतखाबात में भी वाज़े करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अगर सर्वाइव करना है तो फिर गवर्नेंस और सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत करना, ज़ाहिर है इन चीज़ों पर काम करना बड़ा ज़रूरी है। और ये चीज़ बहुत क्लियर कट है हमारे सामने, इस पर कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में अमर साहिबा, ज़ाहिर है ये भी तनकीद हो रही है कि इससे पहले मरियम साहिबा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ओहदा उनके पास नहीं था, और अचानक जिस तरह आपने बताया कि पंजाब सबसे अहम सबसे बड़ा सूबा, इसकी बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी पोजीशन एकदम दे देना सिर्फ इस बेस पे कि उनके पीछे बहुत सारी सपोर्ट है, नो एक्सपीरियंस नथिंग, जस्ट सपोर्ट है उनके वालिद की, और इतना बड़ा एक, अब आप ये बात कह दें कि एक तरह से प्रैक्टिस ही की जा रही है ना। हाँ, देखिए अब जाहिर है हर किसी का पहली दफ़ा तो मौका दिया जाता है। मैं कहूँगी सियासी तौर पर मियां नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की बेटी होने का आपको एक एडवांटेज तो नज़र आता है सियासी तौर पर, लेकिन तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को मैं समझती हूँ कि ख़ास तौर पे अगर उस्मान बुज़दार साहब जो भी ना तजर्बाकार थे और उनको इसलिए नामज़द किया गया था वज़ीर आला के तौर पर क्योंकि वो ज़ाहिर है वो एक छोटे सूबे के एक पसमानदा इलाके का ताल्लुक था, तो समझा जा रहा था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनको भी रिमोटली मैनेज किया जा रहा था इस्लामाबाद से इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन वो एक तजर्बा था जो कामयाब नहीं रहा। तो इससे यही जाहिर होता है कि नाम काफ़ी नहीं है, वो एक हद तक आपको सियासी फ़ायदा दे सकता है, लेकिन तजर्बे का ज़ाहिर है कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि नई टीम हो, नए लोग हों, कुछ जो हमें नज़र आ रहा है जो काबीना में शायद शामिल होंगे, वो कभी ऐलान होगा।
तो शायद कुछ एक तब्दीली भी आ जाए। बट रियली आई मीन इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा। मरियम नवाज साहिबा पर जो तनकीद हो रही है, कुछ खातून होने के नाते हो रही है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसमें तो कोई जवाज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो तजर्बे की बात है उसमें कुछ हद तक मेरे ख्याल में वजन भी है, क्योंकि उनका अभी तक वाज़ेह तजर्बा नहीं है। इसके बावजूद कि उनकी जमात कहती रही है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो वो यूथ प्रोग्राम को हेड करती थी, कोई ओहदा नहीं था लेकिन फिर भी काम करी थी। बट स्टिल हमें देखना होगा, जैसे कहते हैं ना, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, यानी कि अंग्रेजी में तो यही कहा जाता है। जब वो काम करेंगी, और मुझे लगता है कि उन पे बहुत सख्त नज़र भी होगी, क्योंकि बहुत तवक्कुआत हैं और ज़ाहिर नाक़दीन भी बहुत हैं और एक मजबूत अपोजिशन भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में। तो मेरे ख्याल में उनके लिए आसान नहीं होगा किसी भी तरीके से। लेकिन जहाँ जहाँ अंबर रेपुटेशन हुई है वहाँ वहाँ शायद इसी बुनियाद पर रेपुटेशन हुई है कि वो चीज़ें बेहतर लेकर चले हैं और चल सकते हैं, जैसे कि सेंटर में शहबाज शरीफ साहब और सिंध में मुराद अली शाह साहब। ऐसे में अगर हमजा को रिपीट नहीं किया गया तो व्हाट डज दैट मीन? मौका मरियम को देना था या हमजा से खुश नहीं थे? देखिए, कुछ हद तक तो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ गया है कि जानशीं अगर असल हैं मियां नवाज शरीफ की जो कायद हैं वो मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज नहीं है। दूसरा उनका जो कुछ बहुत कम अरसे के लिए वो वज़ीर आला रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब से पहले के दरमियान, वो जो एक निगरां और एक इबहाम का जो वक्त था, तो उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस में पार्टी के अंदर बहुत खुशगवारी का इजहार नहीं किया गया। वो साइड लाइन हो चुके हैं। आपको नज़र भी आ रहा है कि वो नज़र ही नहीं आ रहे, नज़र भी नहीं आते। जब वो मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर भी की थी वो बिल्कुल सामने नहीं थे। अभी भी यही कहा जा रहा है कि वो सेंटर में होंगे, वो अपनी MNA की सीट रिटेन करेंगे। सो मेरे ख्याल में कि उस तजर्बे के बाद अब ये नया तजर्बा है, इसकी कामयाबी का जाहिर है उनके कारकर्दगी के हवाले से अभी फिलहाल 1 साल बाद ही हम बात करते हैं। तो एग्जैक्टली कारकर्दगी की बात तब होगी जब एक वक्त गुजर चुका होगा। और जाहिर है हम दुआ गो कि कारकर्दगी अच्छी हो, क्योंकि इसमें फायदा पाकिस्तान का ही है। अगर हम ये चाहेंगे नहीं कोई फेल हो तो नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। एग्जैक्टली। अच्छा अंबर, एक बात और, अब कौमी असम्बली की बात कर लेते हैं। क्या नजर आ रहा है सदर आरिफ अलवी का इजलास ना बुलाना, जिस तरह की बातें हो रही हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल जाती, अब ऐसे में ये मामला किस जानिब जाता दिखाई दे रहा है आपको? सदर आरिफ अलवी साहब बार बार जब भी मौका मिला है तो उन्होंने मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की हैं, लेकिन क्योंकि उनका ओहदा ऐसा है कि सदर हैं, बराए नाम है, वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। और उसमें कुछ हद तक जो उनका ज़ाहिर जो उनकी कंस्टिट्यूंसी उनका हल्का है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर उनको भी केटर करते हैं और उन पर तनकीद भी बहुत होती है उनकी तरफ से कि आप ये देखें मुबैना तौर पर इतनी ज़्यादा धांधली हुई इंतखाबात में, ये हुआ वो हुआ, इमरान खान साहब को निकाला गया लेकिन आप फिर भी कुछ कर नहीं पाए, इंतखाबात नहीं हो रहे थे, आप फिर भी कुछ नहीं कर पाए। इसमें सदर आरिफ अलवी साहब ने कुछ ख़तों किताबत की और ये जो और आपको ये भी याद होगा, पहले तो शहबाज शरीफ साहब PDM की हुकूमत पहली हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ साहब की हलफबरदारी से भी इनकार कर दिया था, तो कुछ बीमारी का जवाब बना दिया था। तो आरिफ अलवी साहब दोनों तरफ थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश करते हैं। आईनी और कानूनी तौर पर वो रोक नहीं सकते असेंबली का सेशन, और वो तो हर हाल लाजमी अब ठीक है, यानी एक रुकावट जरूर है, ताखीर जरूर है, लेकिन बहरहाल ये मामला हल हो जाएगा। ज्यादा वक्त भी नहीं है ना, 9 मार्च को फिर नए सदर का इंतखाब भी होना है, और फिर ये रुकावटें भी जो नई आने वाली हुकूमत है उनके लिए छोटी छोटी रुकावटें या इरिटेशन ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत संजीदा मेरे ख्याल में कानूनी मसला नहीं होता, तो फिर वो भी चले जाएंगे। तो आखिरी जाते जाते वो फिर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर की तनकीद और उनकी जो राय है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अंबर, मरकज में हुकूमत साजी आप किस तरह से देख रही हैं? काबीना का क्या खदोखाल होगा, किस तरह की होगी और कितनी बड़ी होगी? देखिए, ये तो एक तारीख बताती है कि जिस खास तौर पे जो कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं बढ़ती जाती हैं, 60-70 एक मुशीर भी सामने साथ आ जाते हैं। तो इस वक्त जो MQM है वो और छोटी जमातें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं वो भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर ओहदे भी चाहेंगी। और इसके अलावा
हम देख रहे हैं कि हालांकि मैं कहूँगी इस वक्त ज़रूरत वक्त ये है कि, और ये बहुत सारे लोग बार बार कह चुके हैं कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी ऐसी वजारतें हैं जिनको ख़त्म कर देना चाहिए, जिनकी मरकज़ में कोई ज़रूरत नहीं है और उनको सिर्फ इसमें बरकरार रखा जा रहा है ताकि आप नवाजें अपनी जमात, अपनी इत्तेहादियों के साथ जो लोग हैं उनको जगह देने के लिए। लेकिन मैं कहूँगी कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए और बल्कि हमें दबाव डालना चाहिए कि एक छोटी काबीना हो, लेकिन लग रहा है कि लेकिन नंबर नाम है ना, नाम है PMLN नवाज, तो नवाजना तो पड़ेगा। पाकिस्तान को नवाज रहे हैं, लेकिन नहीं, देखिए साथ साथ अभी फिलहाल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है। 6 माह बाद भी हम नहीं कह सकते, क्या पता वो भी शराकत इक़्तिदार चाहें और काबीना का हिस्सा बने। तो हो सकता है कि फिलहाल आपको एक छोटी काबीना नजर आए और 6 माह बाद बढ़ती जाए, अनलिमिटेड। बिल्कुल जी अंबर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अमर की जानिब स्टे विद अस। नून लीग एक बार फिर मुश्किल सूरत हाल में मखलूत हुकूमत की क़ियादत संभालने के लिए तैयार है। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय पा चुके हैं, जैसे कि सबको पता है, जबकि MQM पाकिस्तान के साथ अभी बातचीत जारी है और शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर काम हो रहा है। फिलहाल बात बनती नजर नहीं आ रही MQM के साथ। मिनिस्ट्रीज के हवाले से कह रहे 5-6 दें हमें और वो एक दे रहे 2। लेट्स सी, वो तो वो चाहेंगे कम से कम दे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर अभी नेगोशिएशन हो रही है, चल रही है। लेकिन हालिया PDM हुकूमत की हम कारकर्दगी को देखते हुए नए बनने वाले हुकूमती सेटअप की बात करें तो ज़रा खदशात इससे मुतालिक मौजूद हैं। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी पायदारी, अभी से शकों को शुबहात का इजहार किया जा रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें PMLN के सीनियर रहनुमा जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जावेद साहब, सबसे पहले तो जो सदर मुमलिकत साहब ने असम्बली इजलास बुलाने के लिए असम्बली पर दस्तखत नहीं किए और जिस तरह वो कह रहे हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल जाती तब तक वो इजलास नहीं बुलाएंगे, आपको इस मामले पर क्या नज़र आ रहा है, क्या राय है आपकी? बदकिस्मती है कि आइनी ओहदों पे वो लोग आ गए जिनको ना आइन कानून की पासदारी है, ना उनको उस आइनी ओहदे के तकद्दस का अंदाज़ा है। आप उस आइनी ओहदे का तकद्दस भी पामाल करते हैं, आप वही खेल खेलते हैं जो कंटेनर पे खड़े होकर गुफ्तगू करते हैं, और आइनी ओहदों पे आके भी वो अपना लबो लहजा नहीं बदलते और ना ही अपनी वो रवायात जो आपने गंदी रवायात पाकिस्तान के अंदर नौजवान नस्ल में थोपी उससे बाज आने के लिए तैयार हैं। तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। अच्छा जावेद साहब, पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी नून लीग की कोशिशों के बावजूद काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त तक की। अगर हम बात करें इस मामले पर, हुकूमत साजी में कुछ दिन तक डेडलॉक की सी सूरत हाल भी रही है, जैसे कि हम सबको पता है, मगर अब नून लीग पीपल्स पार्टी की इस पोजीशन को मानने भी लगी है, एक्सेप्ट करना शुरू हो गई है। तो क्या अब क्या होगा? क्या नून लीग जो है वो जो इक़्तिदार है उसका बोझ अकेले उठाएगी? देखें, जहाँ तक पीपल्स पार्टी को साथ लाने का तल्लक है तो हम तो खुद साथ आना नहीं चाहते थे। हम तो ये चाहते थे कि जो जिनको अक्सरियत दिलवाई गई है उन्हीं को हुकूमत बनाने की दावत भी दी जाती, ताकि 4-6 माह में पता चल जाता कि आटे दाल का भाव क्या है। आप ये जो हुकूमत मुस्लिम लीग का बनाना है, जहाँ तक ये मुस्लिम लीग नून अपनी ख्वाहिश या मर्ज़ी पे थोड़ी हुकूमत बनाने जा रही है, ये तो एक थोपी जा रही है हुकूमत। वजह हम भी गर्दन इसलिए पेश कर रहे हैं कि आप देखें कि अगर कोई हुकूमत बनती नहीं है, जो कि कोई हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो ना ये सिस्टम बचेगा। और फिर आप मालियाती इदारों में अगले दिनों में जो उनके साथ नेगोशिएट करने वाले हैं, जो अगले दिनों में आप मुआहदे करेंगे, वो इतनी कड़ी शराइत पे मबनी होंगे। अगर कोई सिस्टम नहीं होगा, अगर कोई हुकूमत नहीं होगी, तो उससे आवाम की जो चीखें आज गैस के बिल आए हैं तो उस पर निकल रही हैं, कल को बिजली के, पेट्रोल के और दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, तो उससे जो आवाम का हाल होगा। हम तो बार बार अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं इस रियासत को, कौम को बचाने के लिए, मगर हमारी कुर्बानी भी रायगा जा रही है। हमारी कुर्बानी। जावेद साहब, इसमें हम ये देख रहे हैं कि आज चूंकि बड़ा अहम दिन है पंजाब असम्बली के लिए भी, सिंध असम्बली के लिए भी आज इंतखाब बना वज़ीर आला का। अब ऐसे में जो माजी में हमने देखा, मैं बल्कि माजी करीब की बात करूँ 2-3 रोज़ पहले, जिस तरह हम देख रहे हैं
कि जिस तरह का मामला रहा वो ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी, अब ऐसे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है पीटीआई जिसकी भी आप बात कर लें, उनकी तरफ से क्या रवैया आपको नजर आ रहा है? एक ऑपोजिशन नजर आ रही है या क्या आपको लगता है कि वो सिस्टम को मुतासिर करेंगे? ये बात आपने दुरुस्त कही है। टफ टाइम देना और बात होती है, सिस्टम को ब्रेक करना, सिस्टम को ना चलने देना, ये दूसरा ख्वाहिश या कोशिश होती है जो वो कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि किसी एजेंडे, किसी इशू के बगैर आप हल्लड़बाजी करते हैं तो उसको टफ टाइम देना नहीं कहते, उसको ये कहते हैं कि आप किसी तौर पर भी इस सिस्टम पे यकीन नहीं रखते कि अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। जिस तरह आपने देखा कि अगर आप साल 1.5 साल पहले जिस तरह IMF को ख़त लिखा गया था और इजहार किया गया था, उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना है उसने कहा कि 2 सूबों की जो उस वक्त उनकी हुकूमत थी, उनके वज़ीर ख़जाना भी IMF को ख़त लिखें कि हम तावन नहीं करेंगे। वो रियासत के ख़िलाफ़ था, वो उस वक्त की वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत से पहले जो थी उसके लिए नहीं था। और आज भी जो वो इजहार कर रहे हैं कि हमने ख़त लिख दिया है मालियाती अदारे को, तो उसका नुकसान क्या जो हुकूमत बनने जा रही है उसको है या रियासत को है? रियासत को है। तो फिर आप ये देखें कि जो शख्स ये सोचे कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो पाकिस्तान हो, और खुदा न खास्ता मैं नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं, ये सारी चीज़ें देख लें और उसके बाद फैसला किया जाए कि 9-10 मई के जो मुलज़म थे उनको छोड़ के, उनको उन पर फ़र्द जुर्म आयद ना करके, 9 माह गुजरने के बावजूद उनको सज़ा ना दे के जो नताइज आज सामने आ रहे हैं वो पूरी। जावेद साहब, पंजाब में मरियम नवाज को वज़ारत आला जो है मिलने की, उनको नामजद किया गया है, उनको मिलने जा रही है। आज वोटिंग भी है, आज वोटिंग भी है ज़ाहिर है। तो क्या हमजा शहबाज ने परफॉर्म नहीं किया था या मजीद कोई ऑप्शन ही नहीं थी नून लीग के पास? ये बात दुरुस्त है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन जमात के पास मौजूद नहीं थी। इससे बेहतर डिलीवर करने वाला इन हालात में और कोई नाम नहीं था, और जितनी कमिटमेंट उन्होंने निभाई एक बदतरीन और ज़ालिमाना दौर में, उससे उनका जो तजर्बा और जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ उन्होंने काम किया, वो तजर्बा सामने रखते हुए जो उन्होंने उस वक्त डिलीवर किया, आज इनसे बेहतर और डिलीवर करने वाला जमात के अंदर कोई मौजूद दूसरा नाम और जावेद साहब, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले अखबारों के हेडलाइन बन जाते हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो, इलेक्शन के बाद विक्ट्री स्पीच कर देते हैं लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। आप सिर्फ तस्वीरें नजर आ रही हैं, चाहे पंजाब का ऐवान ही क्यों ना हो, यानी मंजर से गायब हैं, तो क्या सिर्फ तस्वीरों में, हेडलाइंस में नजर आएंगे? जो बंदा दिलों पर राज करता हो वो तस्वीरों का मुताज नहीं होता। ये एक वहाँ लेके जाने का मकसद तस्वीरों को ये था कि आप जिसके नाम पे मुंतखब होके आए हैं उसकी जीत को जब आप मशकूक करते हैं, जिनके नाम पे मैं जीतता हूँ मैं तो जीत जाऊँ, और जिनके नाम पे मैं वोट ले रहा हूँ उसको हरवा दिया जाए या उसकी जीत को मशकूक किया जाए, तो फिर ऐसे काम करने की जरूरत पेश आती है। घड़ी चोर के नारे, वही रवायती सियासत क्यों? फिर आप मुझे ये बताएं कि मुझे आप डाकू कहें, चोर कहें, सिसिलियन माफिया कहें, आप मुझे सब कुछ कहते जाएं और मैं फूल पेश करूंगा। ये तो अदालती मामला है ना सर, फिर क्या वजह है कि मामला अदालत के बजाय दूसरे फोरम्स पर उठाए जा रहे हैं? वजह यह है कि आपने 11-12 साल लगा के लोगों की जहन साजी की और उसमें तमाम लोग उस वक्त के एक पेज पे थे कि हमें सिसिलियन माफिया भी डिक्लेयर करना है, हमें डाकू चोर भी कहना है, और वो आज तक बच्चों छोटे, यहाँ तक कि पंजाब हुकूमत उस वक्त की जो थी उसने सिलेबस में नवाज शरीफ के हवाले से एक मजमून चोर डाकू के हवाले से जो है वो सिलेबस में रख दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बेगुनाह शख्स को जिसकी कोई चीज़ साबित भी ना हो तो उसको आप डाकू चोर बना दें, और जिसने सब कुछ लूट लिया हो उसको घड़ी चोर भी ना कोई कहे, कैसे? मैं फिर कहूंगा सर ये मामला अदालत के हैं। अच्छा सर, अब एमकेएम की बात कर लेते हैं, क्या नजर आ रहा है एमकेएम किस तरीके से इस मामले को देख रही है? वजारतें नहीं मिलती तो एमकेएम किस तरफ को जाएगी, क्योंकि ज़रा मखलूत हुकूमत है, वैसे में एमकेएम का रोल भी बड़ा अहम होगा। हाउ डू यू सी दिस कोalition गवर्नमेंट? बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि सादा अक्सरियत जिस जमात को ना हो
वो डिलीवर नहीं कर पाती, और इस तरह मुख्तलिफ जमातों को इकट्ठा करके आप एक कौमी हुकूमत की शेप में एक हुकूमत बनाते हैं, तो उसके लिए डिलीवर करना इंतहाई मुश्किल होता जाता है। और जावेद साहब, मखलूक हुकूमत ज़ाहिर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी, आपको क्या लगता है? मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि सादा अक्सरियत के बगैर इन हालात में किसी जमात के लिए डिलीवर करना मुश्किल है, और सादा अक्सरियत ना होते हुए आप मुख्तलिफ जमातों को इकट्ठा करके आप हुकूमत बना भी लेते हैं, तो हुकूमत बनने से पहले जो आप कोट कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों की डिमांड्स, आगे चल के ये डिमांड्स बढ़ेंगी या कम होगी? यकीनन बढ़ती हैं, तो मसाइल पैदा होते हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए था जिन्होंने सादा अक्सरियत भी किसी जमात को नहीं मिलने दी, और जो सादा अक्सरियत से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को एक नज़र आ रहा था माहौल, उसको आपने सादा अक्सरियत भी हासिल ना करने दी, तो फिर नताइज कौम भी भुगत रही है। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो बात फिर हम इंतखाबात ही करेंगे। आप भी पूछेंगे इंतखाबात की बात अब क्यों, क्योंकि बहुत से ऐसे चेहरे इन इंतखाबात के दिनों में हमें नज़र भी आए, बहुत से नए चेहरे नज़र आए, बहुत से नए अंदाज हमें नज़र आए। स्पेशली मैं जिक्र करूँगा सईदा माहा बुखारी साहिबा का। एक तो लोग ये समझते रहे कि वो खुद इंतखाब लड़ रही हैं, हालांकि वो खुद इंतखाब नहीं लड़ रही थी, कैंपेन कर रही थी। उनसे मुलाकात करवाते हैं इस ब्रेक के बाद, शॉर्ट में दिखाते हैं आपको कि कहाँ कहाँ वो गई, किस किस तरह से वो लोगों से वोट मांगने गई, कैसे उन्होंने कैंपेन की अपनी बहन की, क्या उनका अंदाज था, और वो जो स्पेशली उन्होंने दादा की पोती के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि लेगेसी लेकर चलेंगे। बिल्कुल, इस पर करेंगे उनसे बात ब्रेक के बाद। मैं मरहूम मखदूम अब्दुल्ला शाह बुखारी की पोती हूँ, ठीक है। यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं मेरे दादा के दोस्त बैठे हैं, जो मेरे दादा के यहाँ दोस्त अजीज जो बुखारी ग्रुप का यहाँ कोर मौजूद है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जितनी सड़कें, जितनी सोलिंग, जो बिजली है, ये मेरे दादा मरहूम की बनाई हुई है। मेरे तारुफ में सिर्फ एक ही बात है कि मैं मरहूम मखदूम अब्दुल्ला शाह बुखारी की पोती हूँ। मैं लूंगी अपने दादा। सैयदा माहा बुखारी, इस वक्त आपको हमने ये वीडियोस दिखाई जो कि सोशल मीडिया पर इलेक्शन से पहले से सर्कुलेट कर रही हैं, और उसके बाद भी सोशल मीडिया की जीरत की वीडियोस बनी रहेंगी किस तरह से इन्होंने कैंपेन चलवाई। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। सैयदा माहा बुखारी 24 साल की हैं, और जाहिर है वो इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई करती ही नहीं है। ये कैंपेन उनकी बहन की थी जो कि वो रन कर रही थी अपने हलके में जाकर, और वहां पर जाकर उन्होंने पूरी कोशिश की कि लोगों को कायल कर सकें कि उनकी बहन को वोट दिया जाए। और सिर्फ बहन नहीं जी, वालिदा, बहन जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली के 4 नशस्तों पर इंतखाब लड़ रहे थे, और सारी उम्मीद महा को थी अपने दादा के दोस्तों से। तो आज महा साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादा के दोस्त ढेर सारे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा का जो हल्का अहबाब है वो काफ़ी वसी है, ओके, तो इस वजह से उनके दोस्त काफ़ी हैं। और सारी उम्मीदें दादा के दोस्तों से नहीं जी, मुझे सारी उम्मीद अल्लाह ताला से थी, लेकिन मेरे दादा के दोस्तों ने मेरा साथ दिया है। बाकी जो है वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता रहता है, सियासत का हिस्सा भी है। अच्छा, लोगों को अभी तक आपने खुद क्यों नहीं क्लैरिफाई किया कि इलेक्शन तो आपने लड़ा ही नहीं है? मैं जी लोगों को ये बात क्लैरिफाई कर करके थक गई हूँ, वो शायद नहीं सुनना चाहते। तो उनको मैंने बताया कि मैं 24 इयर्स ओल्ड हूँ, और मैं 25 साल इज़ द मिनिमम एज क्राइटेरिया दैट यू हैव टू मीट। तो मैं 25 सालों की हुई नहीं, मैं जो है 24 सालों की हूँ। तो मैं अपनी बहन और अपनी एग्जैक्टली वालदा के लिए और अपने वालिद के लिए कैंपेन कर रही थी। तो खैर शायद लोगों को ये बात समझ नहीं आई, तो आज आप क्लैरिफाई कर देंगे तो शायद क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश की है। अब मुझे बताएं कि वालिदा, वालिद और बहन कौन किस पार्टी से लड़ रहा था? जी, मेरे वालिद और मेरी बहन नून लीग से लड़ रहे थे, जबकि मेरी वालदा इंडिपेंडेंट थी। ओके, वालदा इंडिपेंडेंट थी। अब मुझे ये बताएं कि शायद लोग इसलिए नहीं सुनना चाहते कि आप नहीं लड़े, कि आपको खुद देखना चाहते हैं कि आपके अंदाज उनको शायद भाया है। वो कहते हैं कि हमें ऐसे नए चेहरे, नए लोग, नई एनर्जी चाहिए अपनी सियासत में, और आपको देखना चाहते हैं सियासत में। मेहरबानी है जी उनकी, ये उनका खलूस है। और मैं खुद भी बचपन से मैं सियासत के बारे में आई बीन वेरी पैशनेट। ओके, और मैंने अपनी डिग्री पब्लिक पॉलिसी में भी इसी वजह से की, क्योंकि मुझे था कि मैंने इंशाल्लाह बाद में सियासत ज्वाइन करनी है। ओके, तो लाइक सारे दुनिया में और वैसे भी पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता नहीं है, उनकी बेयरली उनकी बैचलर्स है, वो क्वालिफाइड नहीं है। आप भी ऐसा समझती हैं? देखिए, मेरे समझने से या ना समझने से बहुत आप वाकई सियासतदान हैं। बहुत मुख्तलिफ बात है। जो बात कौम समझती है, तो अगर उनकी ये
एक डिज़ायर है, उनकी ख्वाहिश है कि उनके भी सियासतदान पढ़े लिखे हों, तो क्यों नहीं। Exactly. तो इसी वजह से मैंने अपना मास्टर्स पब्लिक पॉलिसी में किया, जबकि अपना बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस में किया। कहाँ से किया? थोड़ा अपने बताएं। हमने सुना है बड़े ऊंचे इदारों में आपने पढ़ा है जी। नहीं जी, मैंने अपना जो बैचलर्स किया है वो लम्स यूनिवर्सिटी से किया है, मैंने हाई डिस्टिंक्शन से ग्रेजुएट किया है। लेकिन लम्स से तक पहुंचना इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज होता है। आप माशाल्लाह पहुंची, आपने ग्रेजुएशन वहां से की जी, और फिर मैंने मेरिट स्कॉलरशिप से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से मैं अपनी पब्लिक पॉलिसी कर रही हूँ। इसका मतलब इतनी काबिल हैं। और उसके बाद महा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बड़ा दुख भी हुआ देख के सोशल मीडिया पे कि कैसे वीडियोस को अपलोड करके आपको ट्रोल किया गया। उससे क्या हुआ? कोई मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई या बस लोग बोलते हैं तो बोलते रहे, जज्बा कायम रहेगा? आई थिंक बोलते हैं तो बोलते रहें, जज्बा कायम रहेगा, जज्बा बिल्कुल कायम रहेगा। बिकॉज इन दिस कंट्री लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग आगे आएँ, ख़ासतौर पे ख़वातीन आगे आएँ जो पढ़े लिखे हों, जो पब्लिक पॉलिसी जानते हों, जो सियासत जानते हों, उनके लिए सिर्फ एक पेशा ना हो, वो वाकई कंट्री को सर्व करना चाहते हों। और दूसरी बात है कि देखिए हमारे मुल्क में एक चीज़ है मेंटल हेल्थ, जो कि लोग नहीं जानते। हर चीज़ डिप्रेशन का नाम दे देंगे और हर चीज़। मुझे लोगों को ये पैगाम भी देना है कि देखें, आपको नहीं पता लोगों के क्या हालात हैं, लोग किस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। तो बी काइंड, बी स्वीट, बी नाइस एंड यू नो लाइक, अगर आप बाकी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो क्रिटिसिज्म होता है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। एब्सोल्युटली। अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो यू नो लाइक बिल्कुल आए बात करें, लेकिन वैसे ट्रोल करना, बात करना, आई थिंक हम जो है ना, कोई मुल्क ऐसा तरक्की नहीं कर सकता जहां हम जो है किसी की गीबत करें। आई थिंक हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए और कौम के लिए अब कुछ करना चाहिए, कच्चे यकजा होना चाहिए। लेकिन महब, मैं इसको यूं जरूर रिफ्रेश करूंगा जी, कि जब हम कहते हैं मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, वो सिर्फ आपकी नहीं होती, वो आपके आसपास जो रिश्ते हैं, जो फैमिली है, उनकी भी हो रही होती है। तो ट्रोलिंग ऐसी चीज नहीं जिसको नजरअंदाज किया जाए। बिल्कुल। ऐसे कमेंट्स, ऐसे हेट कमेंट्स या ऐसे इनसेंसिटिव कमेंट्स, ये बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं है जिसको नजरअंदाज किया जाए। चाहे वो एक लड़की है, चाहे वो एक लड़का, किसी के लिए भी वो ऐसी चीज नहीं होती। तो इसलिए जैसे सबीन ने भी आपसे पूछा, मैं जरूर पूछूंगा कि आपने इसको डील कैसे किया। आपने, आपकी फैमिली ने, अगर ऐसी कोई वीडियो बनी या टिकटॉक पे कोई वीडियो आई या किसी ने आपको भेजी या किसी ने मजाक की कोशिश की, तो आपने डील कैसे किया? देखिए, इट्स नॉट ईजी। इट्स नॉट ईजी कि जो है फाइ से लाइक मैं यहाँ बैठूँ और मैं कहूँ कि इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट इजी। लेकिन अगर आपका कोई ग्रेटर गुड हो, आप एक बड़े मकसद की तरफ अगर आपकी निगाह हो, नज़र हो, तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। लेकिन एक बड़ा एक शेर है, वो मैं अर्ज़ करूँगी। जी। जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख, जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख, क्या जाने उस करीम को है तू या वो पसंद। वाह, क्या बात है। तो जाहिद एक नेक आदमी को कहते हैं। तो बजाय कि आप दूसरों पे बातें करें, अगर हर इंसान के ऐब दूसरे पे अफशा हो जाएं, तो कोई किसी के जो है जनाजे को भी कंधा ना दे। क्या बात। तो अल्लाह ऐब छुपाने वालों को जो है उनके जो है साथ होता है और पसंद करता है। तो हमें चाहिए कि बजाय की तनकीद करने की पजीराई करें और ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें, ताकि ज़्यादा लोग, ज़्यादा नौजवान निकलें और मुल्क की जो है ना भागदौड़ संभालें। पजीराई भी हुई ना वहाँ, लोगों ने पसंद भी तो बहुत किया। अब उस पर आते हैं, जो इतना पसंद किया, इतना आपको चाहा, आपकी वीडियोस को शेयर किया, तो मैं कहता हूँ कैंपेन आप करें थी एक इलाके में और हो रही थी पूरे मुल्क में। और मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज्यादा फेमस आप ही हैं पूरी इलेक्शंस में। बड़ी मेहरबानी है जी, ये जो है इज्जत अल्लाह के हाथ में होती है। मैं तो जब जी कैंपेन कर रही थी तो मेरे सामने वो 20 लोग मौजूद थे और मैं उनसे बल्कि अपनी दिल की बात, कहते हैं जो बात आप दिल से करें अगले के दिल में घर कर जाती है। तो मैं उनसे एक दिल की बात करी थी कि जैसे मेरे दादा के उनके साथ एक ताल्लुक था, जैसे हमारे जो है ग्रुप का एक उनके साथ ताल्लुक था, तो मैं उस लिहाज से बात करी थी। मुझे तब ये बात नहीं पता थी कि ये वायरल हो जाएगी। और मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि जब वायरल हो भी चुकी थी, मुझे तब भी अंदाज़ा नहीं था। तो मैं जब, ये तो बहुत अरसे बाद, जब मेरी दोस्तों ने, उन्होंने मुझे वीडियोस भेजनी शुरू की, मेरे जो भाई हैं वो सोशल मीडिया पे थोड़े एक्टिव, उन्होंने मुझे कहा, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो वायरल हो चुकी हैं। लोग तो ज़ाहिर है उस लिहाज से। अच्छा, वहाँ ज़ाहिर है आप जब बात कर रही थी, आपका अंदाज लोगों को बड़ा पसंद आया और शायद उसी की वजह से लोगों ने वीडियो भी बनाई और उसके बाद वो वायरल भी काफ़ी हुई है। स्पीच कोई लिख के देता था या बस दिल की बात थी और बस कह देती थी? जी, आज तक मैं बचपन से डिबेट्स करती आई हूँ, MUNs करती आई हूँ, मैंने आज तक कोई स्पीच लिखी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका अंदाज़ा, अगर आपकी बात में सच है, वज़न है
और आप दिल से बात कर रहे हैं तो बस फिर आप करें। बाकी जो है लिखने में उसको जितना प्रैक्टिस करने में, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, लेकिन फिर भी आई थिंक दिल की जो बात है ना वो उसी वक्त आपकी जो है ना आप उसे कन्वे करते हैं और लोगों के दिलों में घर करते हैं। अच्छा, इलेक्शन फिर हारने के बाद दादा के जो दोस्त थे, उनके जो फैंस थे, उनके क्या तासुरात थे, क्या उनका आगे से ओपिनियन था? जी, उनके तासुरात, उनके जो स्पिरिट्स हैं वो मेरे से भी ज़्यादा बुलंद है, उनके जो हौसले हैं वो मेरे से भी ज़्यादा बुलंद है। उन्होंने मुझे कहा कि देखें कोई बात नहीं बीबी, हार जीत होती रहती है, आप हमारी बेटी हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम अगली बार इससे भी बढ़ चढ़ कर मेहनत करेंगे। अच्छा, बस जितने जितने दादा के दोस्त हैं उतने वोट भी आए थे? जी देखें, थोड़ा इलेक्शंस में थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, और जिस तरह के इलेक्शंस थे इस पे तो आप मेरे से बेहतर तबसरे कर रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ चले, उन्होंने अपनी जो है पूरी हिम्मत लगाई, पूरे हौसले के साथ उन्होंने जो है मुझे अपनी बेटी की तरह मेरा ख्याल किया, मेरी इज्जत की, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। और बहन, उनको आपने कहा नहीं तुम हार गई और देखो मैं इस वक्त हर जगह वायरल हूँ? तुम तो कोई नजर ही नहीं आ रही। मेरी जो बहन है, मेरी सबसे पहले आने की वजह भी यही थी कि मेरा और मेरी बहन का जी बड़ा एक गहरा जो है ना ताल्लुक है, बचपन से ही माशाल्लाह से हम दो बड़ी बहनें हैं, तो हमने हमेशा बेटों की तरह जो है ना अपने अब्बा के साथ खड़े रहे हैं और कभी भी वो नहीं किया कि हम बेटियाँ हैं इस तरह। तो उसकी और मेरी जो है ना एक बहुत ही जैसे बहनों का प्यार होता है ना, तो उसी तरह। तो जब उसकी इलेक्शन की बात आई, मैंने कहा कि शरबानो चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आप उस वक्त अमेरिका में थी? मैं उस वक्त अमेरिका में थी और फिर मैं वापस आई और मैंने कहा कि मैंने कैंपेन करनी है। और अब वापस चली जाएंगी आप अपनी डिग्री जी, के लिए? मेरी जो है डिग्री रहती है पब्लिक पॉलिसी की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, बस जैसे ही वो मुकम्मल होगी इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान वापस आऊंगी और अगले इलेक्शंस में नजर आएंगी। अगले इलेक्शंस में नजर आऊंगी और इलेक्शन से पहले नजर आऊंगी आपको। नहीं, जब नहीं आऊंगी। नहीं, मैंने कहा जब भी होंगे। जब भी होंगे वो, जब होंगे वो आप बेहतर बता सकते हैं कब हम होंगे। भी बेहतर नहीं बता सकते, ये तो हालात बताएंगे। बता सकते हैं, लेकिन इलेक्शंस जब भी हों मैं इंशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके उससे पहले नजर आऊंगी आपको और इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर अपनी आवाम की खिदमत करूंगी। अच्छा, अब जिस तरह आप मशहूर हुई, हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं सोशल मीडिया पे जो कि एक वीडियो से, आपके तो माशाल्लाह ज़्यादा वीडियोस है कि एक वीडियो से बहुत मशहूर हो जाते हैं, जैसे दना नीर हमारे सामने एक एग्जांपल है, पारी गर्ल एक उससे बहुत मशहूर हुई, आप भी आजकल एक्टिंग कर रही हैं। तो इतनी मशहूर होने के बाद अगर आपको ऐसी कोई ऑफर आती है एक्टिंग की, मे इट बी इन अ ड्रामा और अ फिल्म, तो क्या जवाब होगा? देखिए, अभी तो मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रही हूँ। मेरे लिए आई थिंक गालबन मैंने आपको बताया भी है कि मुझे जर्नलिज्म बहुत पसंद थी एंड आई गॉट इनटू कोलंबिया यूनिवर्सिटी UC बर्कली। लेकिन मैंने जर्नलिज्म इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे था कि अगर मैं पॉलिटिक्स करना चाहती हूँ देन आई शुड बी नोइंग कि इसमें करना क्या है, क्या पॉलिसीज़ हैं, कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस का पता भी हो, मुझे फॉरेन पॉलिसी का पता भी हो, मुझे पता भी हो कि सियासत में चीज़ें क्या होती हैं। तो फ़िलहाल तो जी ऑल माई फोकस इज़ टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। आई थिंक इस मुल्क को ज़रूरत है कि नौजवान क़यादत सामने आए, ख़वातीन सामने आए और वो बढ़ चढ़ कर खिदमत करें। और अगर ऑफ़र आई भी तब भी नहीं करेंगी? इन केस मुझे नहीं पता कोई ऑफर आई है जो आप इतना इस पे जोर डाल रही हैं। हम तो पूछ रहे हैं हमारा काम तो पूछना है, हम तो मासूम लोग हैं जी, पूछते हैं। अच्छा, आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, बड़ा एक डिफरेंट फ्लो आपका हमें यहाँ पे नजर आ रहा है और वीडियोस में आपका फ्लो और एग्रेशन इज द राइट वर्ड टू यूज आई गेस, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम जरूर चाहते हैं, क्योंकि आप खुद के जब लिखा हुआ तो नहीं पढ़ती हैं, आप तो एक्सटेम्पोर करती हैं, तो हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप उसी अंदाज में कुछ ऐसे जुमले दे सकें कि आप वापस जा रही हैं अमेरिका और दादा की पोती वापस जा रही है अमेरिका, पढ़ के वापस आएगी, खिदमत करेगी पाकिस्तान की, अगर ऐसा कुछ उस अंदाज में वहाँ। देखिए, मैं कहती हूँ when in Rome do as the Romans do। मेरा जो काफ़ी लोगों ने अंदाज उनका, वैसे मैं बहुत वाकई सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं चीखती नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं। जब आप हल्के में होते हैं तो जिस तरह के आपकी हालात होते हैं और लोग चाहते हैं कि आप में जज्बा हो, कि आप उनके लिए फाइट करें और आप कहें कि नहीं मैं आपके लिए यहाँ हूँ, उसी जज्बे के साथ कोई छोटी सी बात, स्पेशली वो लोग जो आपको ट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहें? मैं उनके लिए सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहती हूँ कि कीबोर्ड वॉरियर्स बनना बहुत आसान बात होती है। अपने घर से निकल कर कोई तब्दीली लाना, कोई चेंज लाना, कोई प्रोडक्टिव काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो बी काइंड, बी नाइस और लोगों को अप्रिशिएट करें
और लोगों को मोटिवेट करें बजाय कि उनकी टांगें पीछे खींचें। और मैं जा रही हूँ अपनी तालीम मुकम्मल करने, लेकिन अपनी तालीम मुकम्मल करके मैं ज़रूर वापस आऊँगी और आपको बताऊँगी कि फ़कत ये बातें नहीं थी, महज ये अल्फाज नहीं थे। मैंने ये अपनी पॉलिटिकल करियर का आगाज़ अपने दादा के नाम से ज़रूर किया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इतने काम ज़रूर करूँगी कि आपको मेरा नाम सैयदा महा बुखारी ज़रूर याद रहेगा। और फिर आप मुझे दादा की पोती, मैं अपनी दादा की पोती हूँ, मैं प्राउड हूँ, तो आप मुझे बेशक कहें, लेकिन मैं फ़कत अपनी दादा की पोती नहीं रहूँगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।